हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक शुरू करने जा रहे हैं। ये लेसन में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाऊंगा जो आपने स्कूल डेज़ में देखा होगा। स्कूल डेज़ में हम सभी लोगों ने आई होप सेंटेंस पढ़ा होगा। वो सेंटेंस जो हम लोग स्टैंडर्ड फिफ्थ सिक्स्थ में देखते थे। तो चलो देखते हैं कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं और उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। Sentence. Sentence is a group of words which makes a complete meaning. सेंटेंस दो चीज़ों से बनता है। फर्स्ट, सब्जेक्ट। सेकंड, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट पार्ट। Independent part of sentence, and predicate is dependent on subject for its meaning. एक एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आपको और समझ में आए। एग्जाम्पल है राम प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को देखकर मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। जब मैंने पहले ही बोल दिया है कि सब्जेक्ट इज़ द इंडिपेंडेंट पार्ट एंड प्रेडिकेट इज़ द डिपेंडेंट पार्ट, तो अगर मैं ध्यान से इस सेंटेंस को देखूं तो इस सेंटेंस में राम प्लेस क्रिकेट, जहां पर राम एक नाउन है। मुझे पता है कि हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, बट क्या करें, ये टॉपिक आना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। तो राम ये किसी का नाम हो सकता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट होगा। आप जब कभी ये नाम पुकारोगे तो कोई ना कोई तो देखेगा, जाहिर सी बात है, जिसका नाम होगा वही देखेगा। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो ये है प्रेडिकेट, प्लेस क्रिकेट। मैंने इसे ही प्रेडिकेट क्यों बोला, मुझे पहले से पता था? नहीं, एक्चुअली प्लेस क्रिकेट, इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे अगर मैं इंडिपेंडेंटली सिर्फ प्लेस क्रिकेट बोलूँ, उससे ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊँगा कुछ। इसीलिए ये डिपेंडेंट पार्ट हो रहा है सेंटेंस का। हाँ, राम अगर मैं बोलता हूँ तो किसी ना किसी का नाम होगा, मेरा खुद का नाम है। तो राम प्लेस क्रिकेट, तो राम ये नाउन है लेकिन सब्जेक्ट भी है। प्लेस क्रिकेट ये प्रेडिकेट है क्योंकि डिपेंडेंट पार्ट है। समझा? चलो अब मैं सेंटेंस के कुछ टाइप्स बता देता हूँ। सेंटेंस, सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस,
एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस लेसन में हमें कहीं ना कहीं सिर्फ ये और ये सेंटेंस का ही काम आने वाला है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे किसी काम का नहीं। अब बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगा। सिंपल सेंटेंस को आगे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी होता है, ठीक है। सेकंड इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस आगे और 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है एफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। आपने तो बहुत बार देखा होगा, ग्रामर में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, रीराइट एफर्मेटिव इनटू नेगेटिव या चेंज एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब क्या? एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव तो नाम से समझ में आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब क्या? पॉजिटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नो, नेवर, नथिंग जैसे शब्द नहीं होंगे, और नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसके अंदर नो, नेवर, नथिंग जैसे शब्द होंगे। यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। हाँ, ये हेडिंग भी वही है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस मतलब इट इज़ मेड ऑफ 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट। एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट से ये सिंपल सेंटेंस बनता है। आगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। अगर आप ये सारी चीज़ों को क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, सेंटेंस रीड करें और ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस हो रही है, तो समझ जाओ कि इट इज़ एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कमांड है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आ रही है। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसे पहचानना तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क देखना है। अगर आपको सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क दिख गया, देन इट इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला और आखिरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन मार्क। अब आप बोलोगे कि ये सब पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? एक्चुअली हम लोग जो अभी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी हमें, इसीलिए हम लोगों ने इसे किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक छोटा सा समरी दे देता हूँ वापस से। सेंटेंस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेजेस भी होता है, आइडियम्स भी होती है, लेकिन विथ अ कंप्लीट मीनिंग अगर बोल दिया तो वो एक सेंटेंस होगा। सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है या फिर 2 पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब क्या? इंडिपेंडेंट पार्ट, मतलब उसका वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता अपनी मीनिंग के लिए। और प्रेडिकेट मतलब डिपेंडेंट पार्ट, वो किस पर डिपेंड होगा? सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा। अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो हमेशा सब्जेक्ट की मदद लेगा। यानी सेंटेंस इज मेड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक एग्जाम्पल भी हमने देखा, राम प्लेस क्रिकेट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये।
अब बात करता हूँ सेंटेंस का टाइप क्या होगा। सेंटेंस वैसे तो 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जाता है, इसका 3 मेजर क्लास है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन इस लेसन में हमारी ज़रूरत सिर्फ सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस की ही है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें पढ़ना नहीं। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या, जो 2 सिंपल सेंटेंस के बीच में, मतलब 2 सिंपल सेंटेंस से बना हो एंड दोनों सिंपल सेंटेंस किसी कनेक्टर से जुड़ा हो। मैं फिर से बताता हूँ, कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस विच आर लिंक्ड विथ ईच अदर बाय अ कनेक्टर। आप लोगों ने अपने स्कूल डेज में ग्रामर में कंजंक्शन देखा होगा। कंजंक्शन वही एंड, बट, और यही सारी चीज़ें इसमें भी आने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में देखा कि इट इज़ मेड ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस 1 एंड सिंपल सेंटेंस 2। इसके बीच में कनेक्टर होता है, कोई भी कनेक्टर आ सकता है, और उस कनेक्टर को देख के ही हमें इसे पहचानना भी है। बाद में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन सिंपल सेंटेंस के 4 और क्लासिफिकेशन जाते हैं। पहला एसर्टिव सेंटेंस, जिसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। एसर्टिव सेंटेंस आगे फिर 2 क्लासिफिकेशन में जाता है, यानी 2 और टाइप्स है उसके। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे नाम से नेगेटिव कह सकते हो। अब पॉजिटिव मतलब क्या, जिसमें नो, नेवर, नथिंग जैसे शब्द नहीं दिखेंगे, और नेगेटिव मतलब क्या, जिसमें नो, नेवर, नथिंग जैसे शब्द दिखेंगे। ये होता तो सिंपल सेंटेंस ही है, बट इसमें अगर नो, नथिंग, नेवर ये सारी चीज़ें दिख गई तो वो अपने आप क्लासीफाई हो जाता है कि वो एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। खैर, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस ही है, बट इसे रीड करने के वक्त में कुछ चीज़ें एक्सप्रेस होती है, जैसे कमांड, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, तो एक रिक्वेस्ट है, यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। शट द डोर, यानी कि डोर को शट करने के लिए कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो ये फिर से एक इंपरेटिव सेंटेंस है। समझा? आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है एक सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क हो। अगर क्वेश्चन मार्क दिखता है तो इट इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। बात खत्म। वाई, व्हेन, व्हेनेवर ये सारी चीज़ें दिखती है। WH क्वेश्चंस दिखते हैं, वाई, व्हेन, है ना, वेयर, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या, एक्सक्लामेशन मार्क आना, यानी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ना हम लोग जब भी, आउच, ब्रावो, ये सारी चीज़ें नहीं सुने तुमने, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सक्लामेशन मार्क लाती है अपने साथ। ठीक है, चलो ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने स्कूल डेज के ग्रामर के बारे में बात की है। अब हम लोग इस लेसन के बारे में बात करते हैं। इस लेसन में सबसे पहला टॉपिक है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट के बारे में ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो स्टेटमेंट एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, वो कुछ अलग नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। एक ही समय पर ट्रू भी और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। मैं फिर से बता देता हूँ। सेंटेंस मतलब सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला, बट स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहला, वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, दूसरा वो स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। यानी अगर आप सच बोलोगे, वो जो लिखोगे सेंटेंस या स्टेटमेंट, अगर वो सच होगा देन इट इज़ ट्रू, एंड अगर वो फॉल्स मतलब गलत होगा, झूठ होगा, तो इट इज़ अ फॉल्स। ठीक है, याद रहे सेंटेंस का ही एक प्रकार स्टेटमेंट भी है, मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस से ही बनता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्योंकि सेंटेंस से ही बनता है, तो क्या ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में आ सकती हैं, ये प्रश्न उठता है ना।
कि मतलब आपने तो बोले ना, मतलब स्टेटमेंट जो है वो सेंटेंस ही है, तो ये सारे टाइप्स तो सेंटेंस के ही है ना, तो क्या ये सारा स्टेटमेंट है? तो नहीं, इसमें से हम लोग सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट समझेंगे। इसमें से सिर्फ असर्टिव सेंटेंस हमारे काम का है, बाकी इंपरेटिव सेंटेंस का कोई काम नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो वैसे भी हम लोग को काउंट नहीं करनी। घुमा फिरा के ले दे के सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो हमारे काम में आएगा, दैट इज असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब स्टेटमेंट में असर्टिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट कह रहे हो, तो एफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों ही उस स्टेटमेंट का हिस्सा है, हाँ, क्योंकि असर्टिव में एफर्मेटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, तो एफर्मेटिव भी एक स्टेटमेंट है, नेगेटिव सेंटेंस भी एक स्टेटमेंट है, बाकी ये सारा स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज में देखोगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एंड राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू, या एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपसे पूछेंगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बहुत ही सिंपल है। देखो, स्टेटमेंट ओनली असर्टिव सेंटेंस उसमें आता है, स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, बट दोनों एक साथ नहीं होगा। थर्ड, सेंटेंस बोल दिया, स्टेटमेंट हैज अ सिंगल आंसर। सिंगल आंसर मतलब क्या? मतलब वो क्वेश्चन का, वो स्टेटमेंट का एक ही आंसर होगा और वो सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका ओपिनियन अलग हो, सब लोग अलग अलग आंसर दें, तो ऐसे स्टेटमेंट काउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब आपने ये तो देख लिया कि किसे स्टेटमेंट कहोगे, अब हम देखेंगे कि किसे स्टेटमेंट नहीं कहोगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टेटमेंट एक टाइप का सेंटेंस ही है, लेकिन उसमें सिर्फ असर्टिव सेंटेंस आता है, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है, दोनों एक समय पर नहीं होगा। स्टेटमेंट का आंसर सबके लिए सेम होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या नहीं है, मतलब कौन, किसे किसे हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, साथ ही साथ ओपन सेंटेंस को भी स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। अब आप पूछेंगे कि ओपन सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने तो सेंटेंस का टाइप पढ़ा, उसमें कहीं पर भी ओपन सेंटेंस दिखाई नहीं दिया, मतलब ये क्या आउट ऑफ सिलेबस बात हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओपन सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसका बहुत सारा आंसर आ सकता है। आपने मैथ्स में सुना होगा, बहुत बार टीचर बोलते हैं कि इट इज़ एन ओपन एंडेड आंसर। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या? एक ही क्वेश्चन के हज़ारों आंसर हो सकते हैं, सबका अपना आंसर, खुद का आंसर, अलग आंसर, तो इसे ओपन सेंटेंस कहते हैं। ओपन सेंटेंस मतलब क्या? एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। ये किसी किसी के लिए सच हो सकता है, किसी किसी के लिए झूठ हो सकता है। किसी को लगेगा नहीं नहीं मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं है,
मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट पसंद है मुझे, कोई बोलेगा साइंस सब्जेक्ट पसंद है मुझे, कोई बोलेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है, कोई बोलेगा मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। जो भी है सबका अपना अपना पसंद है, ठीक है। तो ओपन सेंटेंस का मतलब क्या, जिसका एक ही मतलब एक आंसर नहीं होता, सबके लिए अलग अलग आंसर होगा, सबका अपना ओपिनियन होगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल टाइप से देता हूँ। एक इक्वेशन है x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। ये एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, लेकिन ये फिर से एक ओपन सेंटेंस है। पूछो क्यों? क्योंकि x का वैल्यूज़ मैंने बताया तो नहीं है ना। अब सब बच्चे अपने अपने तरीके से वैल्यूज़ ले सकते हैं। कोई x की जगह पे 10 लेगा, तो कोई x की जगह पर 4 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, अपने को 13 बनाना है तो इसके लिए अगर सिर्फ आप 4 लोगे ना तो आंसर राइट होगा। बट x की जगह पे कोई वैल्यू के बारे में तो बताया नहीं है, तो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो इसे भी आप ओपन सेंटेंस में बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 के साथ में मैं एक अगर बता दूँ when x इज इक्वल टू 4, अगर ये भी लिख दूँ ना तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 4 डालने के बाद में आंसर 13 मिल जाता है, और अगर 13 मिल जाता है तो ये ट्रू हो जाता है, देन इट इज़ अ स्टेटमेंट। बट अगर मैं ये नहीं बोलूँ, सिर्फ ये बोलूँ, तो इसमें x की जगह पर कोई भी कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। कोई 0 डालेगा तो कोई 1 डालेगा, कोई 2 डालेगा, कोई 3 डालेगा। हाँ, वो ट्रू या फॉल्स है वो तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। कोई कुछ भी डाल सकता है, तो इसीलिए ये भी एक ओपन सेंटेंस है। आई होप आपको स्टेटमेंट के बारे में तो समझ में आ ही चुका है। चलो ठीक है। लेसन का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। हम लोगों ने स्टेटमेंट के बारे में देख लिया। अब हम लोग का सेकंड टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है उसके बारे में देखना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा, और मैंने खुद ने बताया था कि ये लेसन के अंदर सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का रोल है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या, दो सिंपल सेंटेंस और एक कनेक्टर से बनता है। बस वही कनेक्टर के बारे में आज देखना है, कनेक्टर के बारे में सीखना है। उसी कनेक्टर को हम लोग ने नया नाम दिया है लॉजिकल कनेक्टिव्स, बस उसे समझेंगे हम लोग, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स में पहला टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जिसके बीच में, मतलब दो सेंटेंस के बीच में एंड या बट अगर दिखाई देता है तो आप उसे कंजंक्शन कह सकते हो। वैसे कॉमा भी अगर दिखाई दिया ना तो भी आप कंजंक्शन कह सकते हो। ये आपको अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे के प्रैक्टिस सेट जब करना शुरू करोगे ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे जहाँ पर आपको ना एंड दिखेगा ना बट दिखेगा, फिर भी कंजंक्शन बोल रहे हैं क्योंकि कॉमा दिखेगा। खैर ठीक है, अभी समझ लो इतना कि एंड या बट दिखा तो आपको कंजंक्शन बताना है। कंजंक्शन, क्योंकि ये फिर से ग्रामर है लेकिन लेसन का नाम तो मैथमेटिकल लॉजिक है, इसीलिए कंजंक्शन को एक ऑपरेशन दिया गया है और वो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। जब आपके पास दो स्टेटमेंट होता है, लेट अस से P एंड Q, P और Q ये दोनों स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट का अपने को कंजंक्शन निकालना है। कंजंक्शन का एक सिंबल है, सिंबल ये ऐसा ऐसा सिंबल होता है, ऐसा, इसे कंजंक्शन रीड कर सकते हो आप। तो P और Q ऐसे दो स्टेटमेंट है, इनसे अपने को P कंजंक्शन Q निकालना है। एक और बात फिर से बता देता हूँ, देखो
यहाँ पर हम लोगों को ट्रूथ टेबल देखने का है। अब ये ट्रूथ टेबल क्या होता है और किसने ये निकाला उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को। देखो ये जो लेसन आप पढ़ रहे हो ना, मैथमेटिकल लॉजिक, ये लेसन या ये कंसेप्ट को पहला इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा था जॉर्ज बुलियन। आपके टेक्स्ट बुक में उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, बुलियन, BOOLEAN, ठीक है ना। खैर, जॉर्ज बुलियन ने ये सारी चीज़ें बताई, ये सारा इंट्रोडक्शन उसने ही दिया, ये सारे कंसेप्ट्स को उसने बनाया और ट्रूथ टेबल भी उसने ही बताया। अब वो ट्रूथ टेबल से हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रूथ टेबल से कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये पता करते हैं हम लोग, समझा। यानी कि वो स्टेटमेंट में दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, उन दोनों छोटे सेंटेंस का अपना अपना ट्रूथ टेबल अपना अपना ट्रूथ वैल्यूज़ होगा, कुछ सही होगा तो कुछ गलत होगा, कुछ ट्रू होगा तो कुछ फॉल्स होगा। बट कंप्लीट स्टेटमेंट का क्या, तो कंप्लीट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए ट्रूथ टेबल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग दो स्टेटमेंट लेते हैं, तो मान लो दो स्टेटमेंट लेते हैं तो आंसर आएगा 4, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें काम करना पड़ता है, इस फॉर्मूले से हमारा ट्रूथ टेबल बनता है 2 to the power n। n मतलब अगर आप दो स्टेटमेंट ले रहे हो तो इधर 2 डाल दोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसीलिए T T F F सिर्फ 4 ही दिख रहा है, TF TF। अगर आप 3 स्टेटमेंट लोगे, क्योंकि ये लेसन में आगे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, 3 स्टेटमेंट लोगे P Q और R, तो आपके लिए फॉर्मूला जाएगा कुछ ऐसा सा जाएगा, TT FF TT FF TT FF TF 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 TF। अब आप बोलोगे कि ये क्या आपने रट्टा मार के आए थे क्या कहीं से? नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो इसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है वो समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ नया, देखते हैं कुछ। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि दो स्टेटमेंट लिया, इसीलिए सिर्फ 4 आउटपुट आ सकता है या 4 आउटकम आ सकती है, तो उन चारों आउटकम को मैंने ऐसे लिखा है। इसमें अगर ध्यान दोगे ना तो देखो, स्टार्टिंग का 2 ट्रू है, बाद का 2 फॉल्स है, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, यानी आपका जो आंसर मिलता है ना उसका सीधा हाफ कर देने का। जैसे इसमें मैंने बताया ना 8 है, तो ध्यान से देखो, 4 बार ट्रू लिखा, 4 बार फॉल्स लिखा, फिर उसका हाफ किया, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर उसका हाफ किया, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। हम तो 16 तक भी कर सकते हैं, लेकिन उतना आएगा नहीं आपको सिर्फ 3 स्टेटमेंट तक ही आएगा मैक्सिमम। समझ में आया? ट्रूथ टेबल लिखना कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। समझ में आया? ट्रूथ टेबल में स्टेटमेंट कितना है वो मैटर करता है। अगर 2 स्टेटमेंट है तो आपके पास ऐसा ट्रूथ टेबल बनेगा TTFF TF TF, और अगर 3 स्टेटमेंट है तो ऐसा बनेगा, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर सिंगल ट्रू सिंगल फॉल्स, ऐसा जाने आता है। मतलब अल्टरनेट ट्रू फॉल्स चलते रहता है, समझा? अब ये ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है, तो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है ना। मतलब ट्रू एक तरह से आप 1 समझ सकते हो और फॉल्स एक तरह से 0 समझ सकते हो। जैसे आपने कंप्यूटर्स की भाषा में देखा होगा ना, बाइनरी डिजिट्स, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर का इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है या इंग्लिश लैंग्वेज वो नहीं जानता, वो कंप्यूटर लैंग्वेज जानता है, उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और जो 0 और 1 से बनता है, ठीक है। तो ये जो 0 है इसे लो कहते हैं, लो बिट, और 1 को हाई बिट बोलते हैं, ठीक है ना। 1 मतलब हाई होता है, लो मतलब 0 मतलब लो होता है। तो वैसे ये भी है, अगर ट्रू है ना तो वो हाई होगा और फॉल्स है ना तो वो लो होगा। समझ में आया? खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बस ये चीज़ समझ के ले लो कि स्टेटमेंट जितना होगा उसके अनुसार आपका ट्रूथ टेबल बनेगा। ट्रूथ टेबल बाय हार्ट कभी नहीं करना, क्योंकि ट्रूथ टेबल बाय हार्ट किए ना
तो फिर आप परेशान होगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग कंडीशंस होगी, अलग ट्रिक्स होगी, तो कितने ट्रूथ टेबल बाय हार्ट करोगे। इसीलिए ट्रूथ टेबल समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट पता चल गया ना तो बाकी तो सब सिंपल है, फिर कुछ नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे थे कंजंक्शन की। कंजंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दो सिंपल सेंटेंस के बीच में बट या एंड का आना। इसे मल्टीप्लिकेशन करना है, इस कंडीशन में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का आएगा। इसका सिंबल ऐसा है। ट्रूथ टेबल हम लोगों ने शुरू किया है। ट्रूथ टेबल में क्योंकि मैंने सिर्फ दो स्टेटमेंट लिया है P और Q, इसीलिए मेरे सिर्फ 4 आउटकम्स आएंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, सिंगल ट्रू सिंगल फॉल्स। खैर आगे देखते हैं। ट्रू को मैंने अभी 1 बताया ना, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं और आप इतना तो समझदार हो कि 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा ना, इसका मतलब इसका आंसर भी ट्रू आएगा। ट्रू 1 है, फॉल्स 0 है, तो 1 इंटू 0 0 यानी फॉल्स आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ही करना है। ठीक है, आगे फॉल्स ट्रू फिर से फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फिर से फॉल्स हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। खैर हर एक जगह पर फॉल्स आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर ट्रू है। यानी अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही फाइनल कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। समझा। सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव देखते हैं। सेकंड है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में और आता है। डिसजंक्शन का सिंबल ऐसा है, वी के जैसा, कैपिटल वी के जैसा। और डिसजंक्शन में एडिशन करना है, मतलब आपका ऑपरेशन एडिशन वाला होगा। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। दोबारा मैं 2 स्टेटमेंट लूँगा पी क्यू, तो इसका डिसजंक्शन क्या होगा, तो 4 पहले लिख देता हूँ। ट्रू ट्रू 2 बार, फॉल्स फॉल्स 2 बार, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स, मतलब 4 था ना, 4 आउटकम। 2 टू द पावर 2 मतलब 4, तो स्टार्टिंग का 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स, ऐसा। ठीक है, अभी ऐड करना है अपने को, तो 1 + 1 1। आप बोलोगे मैथ्स के अनुसार तो 2, बट इस केस में 1। ठीक है ना। फिर ट्रू प्लस फॉल्स ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू ट्रू, फॉल्स प्लस फॉल्स फॉल्स, यानी 0 + 0 तो 0 होता है ना, और बाकी सारी जगहों पर 1 मिलेगा, यानी बाकी सारी जगह पर ट्रू मिलेगा, सिर्फ एक जगह पर फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो डिविजन हमने देख लिया। अब हम थर्ड देखेंगे, सिंगल इम्प्लीकेशन। इसे बाय कंडीशनल भी कहते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन तो नहीं है, हाँ इसका सिंबल कुछ ऐसा है, सिंगल इम्प्लीकेशन, इसीलिए एक ही तरफ एरो, इसका कोई ऑपरेशन नहीं है। हाँ बस समझना यही है कि आप जब ट्रूथ टेबल लिखते हैं ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये सब ट्रू रहेगा, बस एक फॉल्स रहेगा। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तो कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू है, बस इतना दिमाग में रखो। अगला डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब डबल एरो आता है। सिंगल इम्प्लीकेशन को पहचानना कैसे है, तो इफ देन दिखना होता है। इफ देन आपने 10th में या कभी भी ग्रामर में देखा होगा, रीराइट यूजिंग इफ देन, है ना, बहुत बार सुना होगा आपने। स्टेटमेंट दिया होता है और आपको बोलते हैं कि रीराइट यूजिंग इफ एंड देन। वैसे ही डबल इम्प्लीकेशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इफ एंड ओनली इफ देखकर।
कभी कभी आई डबल एफ भी मिलता है। अगर आई डबल एफ मिले या इफ़ एंड ओनली इफ मिले, समझ जाने का डबल इम्प्लीकेशन है। अब इसमें कैसे करना है, तो इसका भी आपको ट्रूथ टेबल बता देता हूँ। डबल एरो आएगा क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन है। ट्रूथ टेबल का स्टार्टिंग का पी क्यू हमेशा सेम ही होता है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है मालूम है, कि लाइक पार्ट्स जब आपके सेम सेम होते हैं ना तो आपको आंसर ट्रू मिलता है, अदर देन दैट फॉल्स मिलता है। अगर दोनों सेम हुआ ना, ट्रू ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स हुआ मतलब सेम सेम हुआ तो ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स। समझा? एक आखिरी छोटा सा टॉपिक है, वो भी बता देता हूँ। वो टॉपिक है नेगेशन का। नेगेशन तो सिंपल है, आपको पता है, नॉट देखा तो समझ जाने का नेगेशन है। नेगेशन का सिंबल ऐसा है, आपने 10th में सिमिलैरिटी लेसन पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा ऐसा सिंबल। अब इसके लिए सिंगल स्टेटमेंट होता है, इसमें कोई दो स्टेटमेंट की बात नहीं होती है, सिंगल स्टेटमेंट होता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू रहा तो आपका अगर उसका नेगेशन करेंगे तो फॉल्स आएगा, उल्टा होता है ना। और अगर फॉल्स रहा तो नेगेशन लगाने के बाद ट्रू होगा। यानी कि नेगेशन वाला ये जो पार्ट है ना, ये अपोज करता है आपके स्टेटमेंट को। आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेशन लगाने के बाद फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। समझा? ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो।